हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो ये है उत्तराखंड एलटी भर्ती परीक्षा हेतु अभ्यास मॉक टेस्ट, जो कि हिंदी विषय के लिए है यहाँ पर। और देखिए, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ 100 प्रश्न, जो पेडागोजी और हिंदी संस्कृत दोनों मिक्स होंगे यहाँ पर। तो कुल 100 प्रश्न होंगे, 100 अंक के। और ये पाठ्यक्रम आधारित यहाँ पर प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। तो मैंने कोशिश की है कि मैं यहाँ पर जो हमारा सिलेबस है, तो उसके अंतर्गत ही मैं यहाँ पर प्रश्नों का समावेश करूँ। तो अपनी ओर से मैंने पूरी कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्नोत्तरी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगी आने वाले एग्ज़ाम्स में। तो फ्रेंड्स, ये है आज जो हमारी हिंदी की प्रश्नावली है मॉक टेस्ट की, उसका पार्ट 15। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि जिन लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए वे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो में किसी भी क्वेश्चन पर कोई आपको डाउट है या कोई समस्या है, तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और अगर मान लिया, देखिए, लंबी ये प्रश्नोत्तरी है, तो अगर कहीं पर कुछ मिस्टेक्स हो जाती है तो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। और अगर आपके पास सही उत्तर है तो आप उसे कमेंट के माध्यम से भी बता दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी हिंदी विषय के लिए, हिंदी का मॉक टेस्ट। तो शुरू करेंगे पेडागोजी से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नावली। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की ये प्रश्नावली। तो एक एक करके आपके सामने प्रश्न आएंगे। सबसे पहले पेडागोजी से संबंधित बाल विकास। तो आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न है आज का, कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे। तो देखिए, इसमें शिक्षण अभिरुचि से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे। क, विद्यार्थियों में जिज्ञासा का विकास करेंगे। ख, उन्हें चुप रहकर केवल सुनने को कहेंगे। ग, भाषण ठीक प्रकार से तैयार करेंगे। या घ, कक्षा में जोर से बोलेंगे। तो देखिए, अगर बच्चों का हमें ध्यान विकसित करना है तो हमें उनकी क्या है, जिज्ञासा को बढ़ाना होगा। यानी जिज्ञासा का अर्थ होता है कुछ जानने की इच्छा। तो अगर बच्चों के अंदर कुछ जानने की इच्छा है तो उनका ध्यान स्वतः ही विकसित हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन है क, विद्यार्थियों में जिज्ञासा का विकास करेंगे। दूसरा प्रश्न है, छात्रों के निम्नलिखित गुणों में से आप किस गुण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। क, स्वतंत्र रूप से विचार करना। ख, विनयशीलता। ग, आज्ञाकारिता। या घ, परिश्रमी। तो इसका सही ऑप्शन क ही होगा, स्वतंत्र रूप से विचार करना। तो अगर बच्चे स्वतंत्र रूप से विचार कर रहे हैं तो इसका मतलब बाकी जितने भी गुण हैं वो अपने अंदर विकसित कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या है। क, विद्यार्थियों में आत्मविश्वास पैदा करना। ख, विद्यार्थियों को बुराइयों से बचाना। ग, बालक को ज्ञान प्रदान करना। या घ, उपर्युक्त सभी। तो देखिए, जो शिक्षा का उद्देश्य है वो ये सभी हैं, आत्मविश्वास बढ़ाना, बुराइयों से बचाना बच्चों को, और साथ ही ज्ञान प्राप्त करना। तो हमारा ऑप्शन घ बिल्कुल सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। चौथा प्रश्न, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वह क, पाठ्यक्रम केंद्रित हो। ख, छात्र केंद्रित हो। ग, रोजगार केंद्रित हो। या घ, समाज केंद्रित हो। तो देखिए, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो छात्र केंद्रित है। तो तभी जो शिक्षा है सार्थक होगी जब वह छात्र केंद्रित हो, छात्र पर वो पूरी तरह से केंद्रित हो। पांचवा प्रश्न है, शिक्षक की योग्यता और आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। कौन उनके योग्यता और आचरण, यानी कि उनका जो एलिजिबिलिटी है और जो उनके बिहेवियर है। क, उनके प्रधानाचार्य। ख, उनके विद्यार्थी। ग, समाज के संभ्रांत लोग। या घ, विशेषज्ञ। तो देखिए, सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं उनके विद्यार्थी। विद्यार्थियों को पता रहता है शिक्षक की योग्यता और आचरण का। छठा प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। जो करिकुलम होता है उसके निर्माण में। क, शिक्षा के उद्देश्यों को। ख, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों और योग्यताओं को। ग, शिक्षण अनुसंधान को। तो देखिए, घ है ऑप्शन, क व ख दोनों। तो देखिए, जो पाठ्यक्रम निर्माण है वो क और ख दोनों होगा। एक तो शिक्षा के जो उद्देश्य हैं और साथ ही छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों और योग्यताओं का भी इसमें ध्यान रखना होगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ख बिल्कुल सही हो जाएगा।
सातवां प्रश्न, किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम है? क प्रभुत्ववादी, ख सभी का मिला जुला रूप, ग लोकतांत्रिक या घ प्रयोजनवादी। तो देखिए जो सबसे अच्छा नेतृत्व होता है वो होता है लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक। जैसे हमारी यहाँ पर भारत में क्या है, लोकतांत्रिक सरकार है, वैसी कक्षा नेतृत्व में भी सबसे उत्तम है लोकतांत्रिक नेतृत्व। आठवां प्रश्न, विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है? क विद्यार्थियों का किसी कार्य में लगाना, ख शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाना, ग प्रतियोगी खेलों के लिए तैयारी करना या घ विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना। तो जो विद्यालय में खेलों का आयोजन होता है, देखिए उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना। नौवां प्रश्न, शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? क किलपैट्रिक, ख पेस्टालोजी, ग विलियम जेम्स या घ जॉन डीवी। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा के प्रवर्तक कौन है? क किलपैट्रिक, ख पेस्टालोजी, विलियम जेम्स या जॉन डीवी। तो इसका सही आंसर है ग विलियम जेम्स। 10वां प्रश्न, शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय किसे है? क डॉक्टर डाल्टन, ख पार्कहर्स्ट, ग किलपैट्रिक या घ पेस्टालोजी। तो देखिए जो डाल्टन विधि है इसको आरंभ करने का से श्रेय जाता है पार्कहर्स्ट को। तो हमारा ऑप्शन ख बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक सा हो, किसका कथन है? क मेंकिन, ख अरस्तु, ग रूसो या घ जॉन लॉक। तो इसका सही आंसर है क मेंकिन। 12वां प्रश्न, मनोविश्लेषण विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? क स्किनर, ख थार्नडाइक, ग फ्रोबेल या घ सिगमंड फ्राइड। तो देखिए मनोविश्लेषण विचारधारा अगर ये प्रश्न आता है तो इसका सही आंसर है सिगमंड फ्राइड, जो पेशे से एक चिकित्सक थे। 13वां प्रश्न, शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करने से क्या होता है? क छात्रों का ध्यान केंद्रित होता है, ख छात्रों को भली प्रकार से समझ आता है, ग कक्षा की पढ़ाई रोचक बन जाती है या घ उपयुक्त सभी। तो देखिए ऐसे प्रश्नों में आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है कि आप कई बार क्या होता है कि हमें ऊपर वाला सही लगता है तो हम उसी में क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं, गोला वो फिल कर देते हैं OMR शीट का। तो देखिए हमें पहले सारे ऑप्शन जरूर पढ़ने चाहिए क्योंकि यहाँ पर है उपयुक्त सभी, तो ये भी आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न 14, पाठ योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक को क विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का पता हो, ख विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, ग शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान हो या घ उपयुक्त सभी चीज़ों का ज्ञान हो। तो देखिए सीधे हम आंसर यहाँ पर करेंगे उपयुक्त सभी चीज़ों का ज्ञान हो, यानी उसे पूर्व ज्ञान का पता हो जो प्रीवियस नॉलेज होती है बच्चों की, साथ ही शिक्षण विधियों का जो अलग अलग शिक्षण विधियाँ होती हैं उनका हो और पता हो, और साथ ही शिक्षण सिद्धांतों का भी पता हो। 15वां प्रश्न, गॉर्डन ऑलपोर्ट, गॉर्डन यहाँ पे गॉर्डन होगा, विशेषकों को कितने भागों में बांटा? तो ये व्यक्तित्व से संबंधित है प्रश्न, तो यहाँ पर आता है विशेषक। क 2 भागों में, ख 3 भागों में, ग 4 भागों में या घ 5 भागों में। तो देखिए जो गॉर्डन ऑलपोर्ट थे इन्होंने विशेषकों को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। एक होते प्रमुख विशेषक, दूसरे होते हैं केंद्रीय विशेषक और तीसरे होते हैं गौड़ विशेषक, यानी कि कार्डिनल ट्रेट्स, सेंट्रल ट्रेट्स और थर्ड वन होते हैं आपके सेकेंडरी ट्रेट्स। तो 3 भागों में इन्होंने बांटा। 16वां प्रश्न, कौन सा विशेषक है जिसके चतुर्दिक व्यक्ति का पूरा जीवन व्यतीत रहता है? ये व्यतीत होगा। क प्रमुख विशेषक, ख केंद्रीय विशेषक, ग गौड़ विशेषक या घ इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए ये वही हैं जो गॉर्डन ऑलपोर्ट ने बताए 3 विशेषक, तो इनके नाम भी आप याद रख लीजिएगा। तो ऐसा कौन सा विशेषक होता है, यानी कि जिसके प्रति देखिए एक जो जीवन का उद्देश्य होता है, तो यहाँ पर कौन सा है जिसमें व्यक्ति का चतुर्दिक जो होता है उसी में पूरा जीवन बीत जाता है? तो यहाँ पर होगा क प्रमुख विशेषक। ये कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? प्रमुख विशेषक। तो देखिए ये जो प्रमुख विशेषक है उस लक्ष्य को इंगित करती है जिसमें क्या होता है, पूरा जीवन ही व्यक्ति
व्यतीत कर देता है अपना। जैसा हम देख सकते हैं महात्मा गांधी जी, उन्होंने अहिंसा के पीछे अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। वैसे हिटलर थे, उनकी नाजीवादी विचारधारा पूरे जीवन भर उनके साथ रही। तो ये उनके विशेषक थे। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व मूल्यांकन के लिए 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली परीक्षण किसने विकसित किया? क सिगमंड फ्राइड, ख कैटेल, ग टर्मन या घ पियाजे? तो ये थे कैटेल। 18वां प्रश्न, किशोरावस्था के अनन्यता संकट का प्रत्यय किसने दिया? तो ऑप्शन है क हाल, ख फ्राइड, ग अब्राहम मैस्लो या घ एरिक एरिक्सन? तो जो किशोरावस्था होती है, एडोलसेंस, उसका जो अनन्यता संकट है उसका प्रत्यय दिया एरिक एरिक्सन ने। तो ऑप्शन घ बिल्कुल सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कुशाग्र बुद्धि कलात्मक, अंतर्मुखी स्वभाव वाले किस शारीरिक बनावट वाले होते हैं? तो क है गोलाकृतिक, ख आयताकृतिक, ग लंबाकृतिक या घ इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो लंबाकृतिक, लंबी आकृति वाले व्यक्ति होते हैं, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार वे कैसे होते हैं? कुशाग्र बुद्धि कलात्मक, अंतर्मुखी स्वभाव वाले। 20वां प्रश्न, व्यक्तित्व के दो भाग अंतर्मुखी व बहिर्मुखी किसने वर्गीकृत किए? क फ्रायड, ख युंग, ग हिप्पोक्रेट्स, घ कैटेल? तो देखिए, दो भाग अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, तो ये किए थे युंग ने। ये फ्रायड के ही साथ थे काफ़ी समय तक, उसके बाद फिर ये अलग हो गए थे। तो ये थे आपके युंग। तो इन्होंने अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व दो भाग बताए। 21वां प्रश्न, कोई व्यक्ति डॉक्टर बनने की रुचि रखता है तो कोई शिक्षक बनने की, यह किस कारण होती है? क बुद्धि के कारण, ख आदत के कारण, ग अभिरुचि के कारण या घ व्यक्तित्व के कारण? तो देखिए, ये शिक्षक अभिरुचि आपने नाम सुना होगा कि जो शिक्षक बनते हैं तो प्रश्न पत्र में शिक्षक अभिरुचि के प्रश्न भी आते हैं। तो वो होती है अभिरुचि, कुछ बनने की इच्छा जो होती है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ग अभिरुचि के कारण। 22वां प्रश्न, एक बच्चे की बुद्धि लब्धि 150 है, वह बच्चा है? क मंदबुद्धि, ख पृष्ठा, ग प्रतिभाशाली, घ असंतुलित? तो देखिए, ये 150 जो है बहुत ज़्यादा है और ये होते हैं प्रतिभाशाली बच्चा। 23वां प्रश्न है बुद्धि लब्धि से ही संबंधित। बुद्धि लब्धि के लिए विशिष्ट श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? क सिगमंड फ्रायड, ख मैकडूगल, ग स्टर्न या घ कोहलर? तो देखिए, बुद्धि लब्धि के लिए विशिष्ट श्रेय जाता है स्टर्न को। 24वां प्रश्न, यदि आपसे किसी छात्र ने कोई प्रश्न पूछा और आप उसका उत्तर नहीं जानते तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए, कई बार कुछ उत्तर याद नहीं रहते, तो ऐसी स्थिति में अगर प्रश्न पूछ लेता है बच्चा और नहीं आता है तो क्या करेंगे? क छात्र से कहेंगे उसका उत्तर उसका प्रश्न असंगत है यानी गलत है। ख छात्र के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देना चाहेंगे। ग छात्र से कहेंगे कि उसके प्रश्न का उत्तर ज्ञात कर अगले दिन बता देंगे। या घ छात्र को डांटकर उस ऐसे प्रश्न पूछने को मना करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमें एक आदर्श शिक्षक बनना है और बिल्कुल भी बच्चे को मना नहीं करना है। उससे कहना है कि अभी उत्तर ज्ञात नहीं है, जब ज्ञात करके उसे अगले दिन बता देंगे। तो इससे क्या होगा, छात्र का जो एक समस्या है वो भी हल हो जाएगी। बाकी ऑप्शन गलत हैं। 25वां प्रश्न, मूल्यांकन का अर्थ होता है क निर्धारित करना, ख ज्ञान का स्तर जानना, ग मूल्यांकन या उपयुक्त सभी? तो देखिए, जो मूल्यांकन होता है उसमें सभी ये तथ्य आते हैं। 26वां प्रश्न, कौन सा अधिगम स्थायी होता है? स्थायी मतलब हमेशा के लिए। क रटना, ख सुनना, ग समझना या घ देखना? तो समझ ही गए होंगे आप। तो जो अधिगम होता है स्थायी, वो होता है समझना। अगर हम किसी चीज को अच्छी तरह से समझ गए तो वो स्थायी हो जाती है। 27वां प्रश्न, शिक्षण विधि का चयन करते समय किसे ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है? देखिए, नहीं है, प्रश्न पूरा पढ़ना है। क विद्यार्थियों का मानसिक स्तर, ख अभिभावक की पृष्ठभूमि, ग व्यक्तिक भेद या घ विषय की विशिष्ट प्रकृति? तो देखिए, यहाँ पर हमें क्या नहीं ध्यान में रखना है, वो है अभिभावक की पृष्ठभूमि।
बल्कि विद्यार्थी का मानसिक स्तर पता होना चाहिए, व्यक्तिगत भेद पता होने चाहिए सभी बच्चों के, और विषय की विशिष्ट प्रकृति पता होनी चाहिए। 28वां प्रश्न, सीखने की अवधि में पठार सामान्यतः कुछ दिनों, कुछ सप्ताहों या कुछ महीनों तक रहते हैं, ये कथन किसका है? तो सीखने के पठार से संबंधित प्रश्न है। क रॉस, ख रेक्स, व नाइट, ग सोरेनसन, घ स्टीफन्स। तो देखिए ये जो कथन है ये है सोरेनसन का। अब ध्यान दीजिए सीखने का पठार क्या होता है, ये ग्राफ होता है। तो देखिए हम कुछ चीज़ सीख रहे हैं, लेकिन क्या होता है कुछ समय बाद बच्चे क्या होते हैं, सीखने में कोई भी नई उन्नति नहीं होती है। तो यहाँ पर से उन्नति नहीं हो रही तो क्या हुआ है, सीधी ये ग्राफ बनता है। फिर क्या होता है, कुछ समय बाद जब उन्हें दोबारा प्रेरित किया जाता है, पुनर्बलन दिया जाता है, तो वो फिर से सीखने लगते हैं। तो देखिए बीच में क्या है, एक ये समतल जो भूमि जैसी आ गई है, पठार जैसा, इसे ही कहा जाता है अधिगम का पठार। तो यहाँ पर कोई भी नई चीज नहीं सीखी जाती है, तो ये होता है अधिगम का पठार, यानी कि अधिगम में रुकावट आ जाती है यहाँ पर। 29वां, सीखने के पठार का मुख्य कारण है। देखिए मुख्य कारण क ज्ञानावरोध, ख थकान, ग उत्साहवरोध या घ कोई नहीं। तो देखिए मुख्य कारण है उत्साहवरोध, जब उत्साह बिल्कुल खत्म हो जाता है, उसमें कोई रुकावट आ जाती है, तो सीखने के पठार उस कारण आ जाता है, यानी कि उसमें कोई नई भी उपलब्धि नहीं होती, नया ज्ञान नहीं लिया जाता। तो पेडागोजी का 30वां प्रश्न है, जब सीखा हुआ कोई कार्य किसी अन्य कार्य में सीखने में कठिनाई उत्पन्न करता है तो उसे कहते हैं। क सकारात्मक स्थानांतरण, ख नकारात्मक स्थानांतरण, ग सामान्य स्थानांतरण, घ द्विपक्षीय स्थानांतरण। तो देखिए जब कोई हम कार्य सीखते हैं और किसी अन्य कार्य को सीखने में कठिनाई आती है तो उसे कहा जाता है नकारात्मक स्थानांतरण। उदाहरण के लिए मान लिया अगर कंप्यूटर में हम सीखते हैं हिंदी टाइपिंग और उसके बाद हम इंग्लिश टाइपिंग सीखते हैं तो थोड़ा सा उसमें क्या आती है, कठिनता आ जाती है, आपने देखा होगा। तो यही है आपकी पेडागोजी के 30 प्रश्न। अब आइए देखते हैं सब्जेक्ट से संबंधित। 31वां प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है? क मुकुल, ख त्रिधारा, ग बिखरे मोती, घ यामा। तो ये ली गई है मुकुल काव्य संग्रह से, तो हमारा ऑप्शन क बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान दीजिए अगर देखिए अब हिंदी के प्रश्न आ रहे हैं, तो किसी भी प्रश्न में अगर आपको दिखाई दे कि कोई तथ्य अगर मान लिया समस्या है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और कोई सुझाव भी देना चाहें तो किसी प्रश्न से संबंधित वो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। 32वां प्रश्न, नीलकंठ रेखा चित्र महादेवी जी के किस संग्रह से लिया गया है? क मेरा परिवार, ख स्मृति की रेखाएं, ग अतीत के चलचित्र या घ श्रृंखला की कड़ियां। तो देखिए नीलकंठ जो इनके मोर का नाम था, तो उसका रेखा चित्र है मेरा परिवार में, जिसमें उनके अधिकतर जितने भी पालतू जानवर हैं उनके रेखा चित्र हैं, जिनमें गिल्लू हिल्लू भी आपने देखा होगा। 23वां प्रश्न है, विप्लव गायन किसकी कविता है? क बालकृष्ण भट्ट, ख भारतेंदु हरिश्चंद्र, ग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या घ बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो विप्लव गायन है बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की कविता। 34वां प्रश्न, हरिवंश राय का जन्म कब हुआ था? क सन 1911, ख 1889, ग 1912 या घ 1907। तो देखिए हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म हुआ सन 1907 में, तो ऑप्शन घ बिल्कुल सही हो जाएगा। 35वां प्रश्न, रघुवीर साहे को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? क सीढ़ियों पर धूप में, ख आत्महत्या के विरुद्ध, ग लोग भूल गए हैं या घ भूरी भूरी खाक धूल। तो इन्हें मिला लोग भूल गए हैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार रघुवीर साहे को। 36वां प्रश्न, किस छंद को मनहरण भी कहा जाता है? क दोहा, ख सोरठा, ग कवित्त या घ चौपाई। तो मनहरण ये कहा जाता है कवित्त को। तो देखिए साथ ही आप भी नोट करते रहिएगा अपने अंक और बताइएगा अंत में कि आपने कितने अंक प्राप्त किए। 37वां प्रसिद्ध गीत वी सेल ओवरकम का अनुवाद हम होंगे कामयाब नाम से किसने किया? क मैथिली शरण गुप्त, ख भवानी प्रसाद मिश्र, ग गिरिजा कुमार माथुर या घ सिया राम शरण गुप्त। तो देखिए वी सेल ओवरकम, तो इसका सही आंसर है ग गिरिजा कुमार माथुर जी ने। 38वां प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? कौन सा है? तो देखिए 4 आपके सामने ऑप्शन है, तो इसमें सही वर्तनी वाला शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है?
तो इसका सही हो जाएगा ख जीविका। 39वां प्रश्न, भदंत आनंद कौशल्यायन का बचपन का नाम क्या था? क हरनाम दास, ख केदार पांडे, ग वैद्यनाथ मिश्र या घ वासुदेव सिंह। तो भदंत आनंद कौशल्यायन का बचपन का नाम था हरनाम दास। वहीं बात करें केदार पांडे, ये राहुल सांकृत्यायन जी का नाम था बचपन का। वैद्यनाथ मिश्र ये नागार्जुन जी। वासुदेव सिंह ये कौन थे? त्रिलोचन। 40वां प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? क 243, ख 343, ग 434 या घ 344। तो देखिए अनुच्छेद 343 में ये कहा गया है, तो ऑप्शन ख बिल्कुल सही हो जाएगा। 41वां प्रश्न, अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? क ब्राह्मण अपभ्रंश, ख पैसाची, ग अर्धमागधी या घ मागधी से। तो इसका सही ऑप्शन है ग अर्धमागधी अपभ्रंश से। 42वां प्रश्न, निम्न में से मूल स्वर नहीं है। जो हिंदी में मूल स्वर होते हैं कौन सा नहीं है, जरूर आप देख लीजिएगा। क अ, ख आ, ग ई या घ री। तो देखिए जो मूल स्वर होते हैं हिंदी में वो होते हैं 4, अ ई उ और री। यहाँ पर आ मूल स्वर नहीं होगा। अगला है 43वां, निम्नलिखित में से घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। क अश्व, ख घोटक, ग हुतासन या घ तुरंग। तो देखिए जो हुतासन है वो नहीं है, अग्नि का है। बाकी सारे घोड़े के पर्यायवाची हैं, तो नहीं है, आप जरूर देखिएगा। 44वां प्रश्न, मुहावरा किस भाषा का शब्द है? क अरबी, ख फारसी, ग हिंदी या घ संस्कृत। तो मुहावरा किस भाषा का है? अरबी भाषा का। 45वां प्रश्न, कालिदास की कौन सी रचना लघु त्रय में शामिल नहीं है? क रघुवंश, ख कुमार संभव, ग मेघदूतम या घ ऋतु संहार। तो देखिए जो कालिदास की लघु त्रयी है उसमें रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूतम है, जबकि जो उनका पहला है कृति ऋतु संहार वो इसमें शामिल नहीं है। तो हमारा ऑप्शन घ बिल्कुल सही हो जाएगा। 46वां प्रश्न, भवभूति का मूल नाम क्या था? क श्रीपति, ख श्रीकंठ, ग दामोदर या घ नीलकंठ। तो देखिए जो भवभूति थे इनका मूल नाम था श्रीकंठ। ऑप्शन ख बिल्कुल सही हो जाएगा। 47वां प्रश्न, सु धन आगतम बराबर स्वागतम में कौन सा सूत्र लागू होगा? तो देखिए संधियां तो आप पढ़ेंगे ही, साथ में उनके सूत्र भी आपको याद रखने हैं। क अकह सवर्णे दीर्घ, ख आद गुण, ग इका इको यणची, घ वृद्धि रेची। तो देखिए इसमें सीधी सी बात है, यण संधि है और देखिए यण किस में आया है? इको यणची, ये इसका सूत्र हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा ग इको यणची। 48वां प्रश्न, प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह क्या होगा? क दिनम दिनम प्रति, ख दिनम दिनम च, ग दिनम दिनम, घ दिनम च दिनम। तो देखिए प्रतिदिनम अवयव भाव समास है, तो ये क्या हो जाएगा इसका समास विग्रह? दिनम दिनम प्रति। 49वां प्रश्न है 49, विद्यालयम निक्सा नदी अस्थि में कौन सी विभक्ति है? तो देखिए निक्सा से हमें इसमें पता लगाना है कि कौन सी विभक्ति है। क द्वितीया, ख तृतीया, ग चतुर्थी या पंचमी। तो देखिए जहां पर आपके किसी वाक्य में आए अभितः, जिसका मतलब होता है चारों ओर, परितः सब ओर, या निक्सा, निक्सा का अर्थ होता है समीप, तो वहां पर हमेशा होती है आपकी द्वितीय विभक्ति। तो हमारा क बिल्कुल सही हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति। 50वां प्रश्न है संस्कृत से, इदम जो होता है यह पुल्लिंग शब्द, तो पुल्लिंग शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन क्या होगा? क अस्मय, अस्मय, ख अस्मात्, ग ऐसाम या घ अस्मिन। तो इसका जो इदम होता है यह पुल्लिंग में, तो इसका जो सप्तमी विभक्ति एक वचन होगा वो हो जाएगा अस्मिन। तो ऑप्शन घ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको रूप सारे याद रखने हैं, याद कर लेने हैं, विभक्तियां विभक्तियां जितनी भी आपकी। स्था धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन होगा, ध्यान दीजिएगा। स्था। क तिष्ठत, ख अतिष्ठति, ग अतिष्ठन, घ अतिष्ठत। तो देखिए लंग लकार मतलब होता है भूतकाल यानी बीता हुआ, और वहां पर अ तो शुरू में आता ही है, तो तिष्ठत तो हो नहीं सकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अतिष्ठत, मध्यम पुरुष बहुवचन में लंग लकार में स्था का। 52वां प्रश्न है, गांव के चारों ओर जल है, वाक्य का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? ग ग्रामम परितः जलम अस्ति, घ
ग्रामस्य परितः जलमस्ति। गौ ग्रामस्य चहुं दिशासु जलमस्ति। या घौ ग्रामस्य चहुं दिशासु जलम सन्ति। तो देखिए चारों ओर के लिए आता है परितः, तो हमारा ऑप्शन क बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रामम परितः जलम अस्ति। अगला प्रश्न 53वां, धीवराह का अर्थ क्या है? देखिए संस्कृत के कई शब्द आते हैं, कुछ पूछे भी जा सकते हैं। पिछली बार भृत्य पूछा गया था, तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे धीवराह। क नौकर, ख मछुआरे, गौ चिकित्सक या घ शिक्षक। तो धीवराह का अर्थ होता है मछुआरे, तो हमारा ख ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 54वां प्रश्न, स्वह का अर्थ क्या होता है? संस्कृत का शब्द है। क बीता हुआ कल, ख आने वाला कल, ग वर्तमान समय या घ सुबह। तो स्वह का अर्थ होता है आने वाला कल। 55वां प्रश्न, उपमा पद लालित्य अर्थ गौरव की दृष्टि से तीनों गुणों में युक्त संस्कृत का कवि कौन है? क कालिदास, ख दंडी, गौ भारवी या घ माघ। तो देखिए ये जो तीनों हैं उनकी दृष्टि से जो युक्त कवि है वो हैं माघ। तो इसके लिए आपको एक पंक्ति है वो जरूर याद रखनी है। जैसे उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिन पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। यानी उपमा के लिए कौन प्रसिद्ध है? कालिदास। दंडी किसके लिए प्रसिद्ध है? पद लालित्य के लिए। और जो भारवी हैं वो है अर्थ गौरव के लिए। वहीं अगर बात करें माघे तो ये त्रयो गुणा संति, उनमें तीनों गुण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न 56वां, करुण रस को एकमात्र रस किसने माना? क भारवी, ख दंडी, गौ भवभूति या घ आचार्य विश्वनाथ। तो करुण रस को एकमात्र रस माना भवभूति ने। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। 57वां प्रश्न, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? क श्लेष, ख यमक, ग उपमा या घ उत्प्रेक्षा। तो कालिदास हैं उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन ग बिल्कुल सही हो जाएगा। 58वां प्रश्न, दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम क्या है? क प्रतिदर्श, ख काव्यशास्त्र, ग काव्यादर्श या घ भाषादर्श। तो दंडी के जो रचना है उसका नाम है काव्यादर्श। तो फ्रेंड्स अब आइए देखते हैं कुछ प्रश्न 59 से शुरू करके। तो संस्कृत के भी आपके पूरे हो चुके हैं। तो देखिए 59वां प्रश्न थोड़ा सा यहाँ पर कटा हुआ है, ऐसे समझिएगा आप कि नीचे दिए गए जो व्यंजन हैं उनमें से द्विगुण व्यंजन कहलाता है। देखिए इनमें द्विगुण व्यंजन आपको ढूंढना है। पहला ड, दूसरा ड, ग, ढ या घ ह। तो देखिए ये जो है ढ, ये है आपका द्विगुण व्यंजन। इसके अलावा ढ भी एक द्विगुण व्यंजन होते वाला। ये दो होते हैं आपके इस तरह के, आप देखिएगा द्विगुण व्यंजन बोलते हैं इन्हें, उत्क्षिप्ति भी कहा जाता है। 60वां प्रश्न, नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के वृहत इतिहास में कुल कितने खंड हैं? क 12, ख 18, ग 15 या घ 10। क 12, ख 18, ग 15 या घ 10। तो देखिए जो ये है हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, तो ये कितने खंड हैं? 18 है, तो ऑप्शन ख बिल्कुल सही हो जाएगा। 61वां प्रश्न, हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? क भरतेश्वर बाहुबली रास, ख श्रावकाचार, ग पृथ्वीराज रासो या घ पाहुड़ दोहा। तो देखिए जो पहला ग्रंथ है वो है श्रावकाचार देवसेन कृत। अगला प्रश्न, अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के योग से बनी काव्य भाषा का क्या नाम है? क पिंगल, ख डिंगल, ग संधा भाषा या घ ब्रज भाषा। तो ये है अपभ्रंश और राजस्थानी से मिली जुली भाषा है डिंगल भाषा। 63वां प्रश्न, निम्नलिखित संप्रदाय और उनके प्रवर्तक आचार्यों का कौन सा युग्म असंगत है? यानी कि असंगत मतलब यानी सही नहीं है। क विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, ख द्वैतवाद मध्वाचार्य, ग द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य या घ अद्वैतवाद विठलनाथ। तो देखिए इसमें बाकी तो सही है, लेकिन जो अद्वैतवाद है ये विठलनाथ जी का नहीं बल्कि इसका शंकराचार्य जी का। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, घ वाला हमारा। 64वां प्रश्न, जायसी की किस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयां कही गई हैं? क पद्मावत, ख आखिरी कलाम, ख अखरावट या ग उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये है उनकी रचना आखिरी कलाम।
65वां प्रश्न, लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले कवियों को क्या कहा जाता है? क कवि, ख शिक्षक, ग आचार्य या ग महाकवि? तो लक्षण ग्रंथ की रचना करने वाले कवियों को कहा जाता है आचार्य। तो ऑप्शन ग बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, किसी प्रश्न से संबंधित आपको कोई सुझाव हो तो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। 66वां प्रश्न, जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बसी ससुराल, यह पंक्ति किस कवि की है? क केशव, ख बिहारी, ग घनानंद या घ पद्माकर? तो ये है कविवर बिहारी जी की रचना। तो ख बिल्कुल सही हो जाएगा। 67वां प्रश्न, इनमें से सर्वाधिक टीकाएं किस पुस्तक पर उपलब्ध हैं? क बिहारी सतसई, ख मतीराम सतसई, ग सुजान चरित या घ भाषा भूषण? तो देखिए सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई बिहारी सतसई पर। 68वां प्रश्न, ऋतु संहार एवं मेघदूत का ब्रज भाषा काव्य में अनुवाद किसने किया? किसमें? ब्रज भाषा में। क महावीर प्रसाद द्विवेदी, ख भारतेंदु हरिश्चंद्र, ग हरिऔध या घ जगमोहन सिंह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घ जगमोहन सिंह। 69वां प्रश्न, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी पंक्ति किस काव्य कृति से ली गई है? क साकेत, ख यशोधरा, ग पंचवटी या घ द्वापर? तो ये ली गई है यशोधरा से, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। 70वां प्रश्न, इति वृत्तात्मकता निम्न में से किस युग की कविता की मुख्य विशेषता है? क छायावाद, ख भारतेंदु युग, ग द्विवेदी युग या घ प्रगतिवाद? तो ये है द्विवेदी युग की खास विशेषता। 71वां प्रश्न, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो किस काव्य ग्रंथ की पंक्ति है? क उर्वशी, ख रेणुका, ग हुंकार या घ कुरुक्षेत्र? तो ये है कुरुक्षेत्र की पंक्ति। 72वां प्रश्न, शमशेर बहादुर सिंह किस शतक के कवि हैं? क पहला, ख दूसरा, ग तीसरा या घ चौथा? तो शमशेर बहादुर सिंह कौन से शतक के कवि हैं? दूसरा शतक के। तो देखिए आपको चारों शतक के साथ साथ जो भी कवि हैं नाम याद रख लेना है आपको, चाहे ट्रिक बनाइए चाहे कैसे कीजिए, क्योंकि कई बार पूछा जाता है। तो 1 नंबर काफी महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न है 73वां, नचिकेता किस काव्य ग्रंथ का पात्र है? क चक्रव्यूह, ख आत्मजयी, ग कुआनो नदी या घ बांस का पुल? तो देखिए जो नचिकेता है ये आत्मजयी का पात्र है, कुंवर नारायण। 74वां प्रश्न, तुलसीदास की जीवनी पर आधारित उपन्यास का नाम क्या है? क खंजन नयन, ख मानस का हंस, ग तमस या घ बाणभट्ट की आत्मकथा? तो देखिए तुलसीदास के जीवन पर आधारित जो उपन्यास है उसका नाम है मानस का हंस। और ध्यान दीजिए वहीं खंजन नयन ये सूरदास के जीवन पर आधारित है। तो मानस का हंस ये किसने लिखा है ये आप बताइएगा कमेंट के माध्यम से। 75वां प्रश्न 75, स्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बच्चे अकुलाते हैं, यह पंक्ति किस वाद की झलक देती है? क छायावाद, ख प्रगतिवाद, ग प्रयोगवाद या घ नई कविता? तो देखिए ये जो है पंक्ति ये रामधारी सिंह दिनकर जी की है और ये है प्रगतिवादी पंक्ति। तो हमारा ख ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 76वां प्रश्न, प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? क पंच परमेश्वर, ख शतरंज के खिलाड़ी, ग कफन या घ बड़े भाई भाई साहब? तो प्रेमचंद की अंतिम कहानी मानी जाती है कफन, जिसके पात्र भी कई बार पूछे जाते हैं, घीसू और माधव इसके जो पात्र थे। 77वां प्रश्न, मादा कैक्टस किसकी कृति है? क लक्ष्मी नारायण मिश्र, ख लक्ष्मी नारायण लाल, ग हरिशंकर परसाई या घ धर्मवीर भारती? तो देखिए मादा कैक्टस यह है लक्ष्मी नारायण लाल जी की कृति। तो ऑप्शन ख बिल्कुल सही हो जाएगा। 78वां प्रश्न, कौन सी महिला लेखिका कवियत्री तार सप्तक में शामिल हैं? क मन्नू भंडारी, ख महादेवी वर्मा, ग शकुंतला माथुर या घ सुभद्रा कुमारी चौहान? तो देखिए जो महिला लेखिका है तार सप्तक में शामिल वो है शकुंतला माथुर। तो आपको बताना है कि कौन से तार सप्तक में शामिल थी, प्रथम द्वितीय तृतीय या चतुर्थ। 79वां प्रश्न, अश्वत्थामा को केंद्र बिंदु बनाकर कौन सी नाट्य कृति लिखी गई है? तो देखिए ऑप्शन है क समय संदर्भ, ख अंधा युग, ग रस गंधर्व या ख मर जीवा? तो देखिए जो अश्वत्थामा है ये लिखी गई है इनको केंद्र बिंदु बनाकर अंधा युग धर्मवीर भारती के द्वारा। ध्यान दीजिएगा। और इसमें कितने अंक हैं? 5 अंक। 80वां प्रश्न, ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, यह कथन किसका है? क महावीर प्रसाद द्विवेदी, ख हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग श्याम सुंदर दास या घ डॉक्टर नगेंद्र?
तो इसका सही ऑप्शन है क महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। 81वां प्रश्न, हिंदी में मनोविकार संबंधी निबंध किस रचना में संकलित हैं? क रसज्ञ रंजन, ख सोच विचार, ग साहित्य सुमन या घ चिंतामणि। तो ये शामिल है चिंतामणि में, तो हमारा ऑप्शन घ बिल्कुल सही हो जाएगा। 82वां प्रश्न, काव्य में अभिव्यंजनावाद नामक आलोचनात्मक कृति किसकी है? क लक्ष्मी नारायण सुधांशु, ख गुलाब राय, ग विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या घ गंगा प्रसाद पांडे। तो देखिए काव्य में अभिव्यंजनावाद ये आलोचनात्मक कृति है लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी की, तो ऑप्शन क बिल्कुल सही हो जाएगा। 83वां प्रश्न, बंगाल के अकाल का वर्णन इनमें से किस कृति रचना में हुआ है? क प्लॉट का मोर्चा, ख तूफानों के बीच, ग शबनम या घ स्वतंत्रता की खोज। तो इसका सही आंसर है ख तूफानों के बीच। 84वां प्रश्न, कौन सा कवि प्रगतिवादी नहीं है? क प्रसाद, ख नागार्जुन, ग निराला या घ दिनकर। तो देखिए जो प्रगतिवादी नहीं है वो हैं जयशंकर प्रसाद जी, वहीं नागार्जुन, निराला और दिनकर इन्होंने प्रगतिवादी रचनाएं की हैं। 85वां प्रश्न, वासुदेव सिंह किस कवि का मूल नाम है? क नागार्जुन, ख त्रिलोचन, ग धूमिल या घ सुमित्रानंदन पंत। तो देखिए जो वासुदेव सिंह हैं ये त्रिलोचन का मूल नाम है, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। 86वां प्रश्न, भिखारिणी उपन्यास के लेखक कौन हैं? क चतुर्सेन शास्त्री, ख जयशंकर प्रसाद, ग विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक या घ पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो देखिए जो भिखारिणी है तो इसका सही आंसर है ग विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक। अगला प्रश्न है काव्य शास्त्र से, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, काव्य की यह परिभाषा किसने दी? ख भरत मुनि, ख दंडी, ग भामह या घ वामन। तो ये दी ग भामह ने। 88वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा काव्य हेतु नहीं माना जाता? काव्य हेतु, क प्रतिभा, ख अभ्यास, ग व्युत्पत्ति या घ अलंकार। तो देखिए काव्य हेतु नहीं माना जाता घ अलंकार, बाकी सारे सही हैं। 89वां प्रश्न, आचार्य मम्मट ने कितने काव्य प्रयोजन बताए? क 4, ख 5, ग 6 या घ 8। तो जो मम्मट थे देखिए इन्होंने काव्य प्रकाश नामक रचना भी लिखी है काव्य शास्त्रीय, और इन्होंने काव्य प्रयोजन कितने बताए? 6 बताए। 90वां प्रश्न है 90, साधारणीकरण सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख किस आचार्य ने किया? क भट्टनायक, ख आचार्य विश्वनाथ, ग अभिनव गुप्त या घ भट्ट लोल्लट। तो देखिए साधारणीकरण इसका सर्वप्रथम उल्लेख किया इस सिद्धांत का भट्टनायक ने, तो ऑप्शन क बिल्कुल सही हो जाएगा। 91वां प्रश्न, पांचाली रीति को मम्मट ने क्या कहा? क नागरिकावृत्ति, ख परुषावृत्ति, ग कोमलावृत्ति या घ सकुमारीय। तो ये कहा उन्होंने उपनागरिकावृत्ति, तो ऑप्शन क बिल्कुल सही हो जाएगा। 92वां प्रश्न है, रिचर्ड्स के संप्रेषण सिद्धांत की तुलना किस भारतीय सिद्धांत से की गई है? क रस सिद्धांत, ख साधारणीकरण, ग वक्रोक्ति सिद्धांत या घ औचित्य सिद्धांत। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 92 का ख साधारणीकरण से। 94वां प्रश्न है, निम्नलिखित पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों का व्यवस्थित आरोही क्रम क्या है? तो देखिए कई बार पूछा जा चुका है, तो यहाँ पर आपको आरोही क्रम दिख रहे होंगे सभी के, तो इसमें से आपको क्या है सही उत्तर ढूंढना है। तो इसका सही उत्तर है ख, पहले प्लेटो, फिर अरस्तु, फिर लोंजाइनस, फिर आए रिचर्ड्स। तो ख ऑप्शन बिल्कुल सही है इनका क्रम। 95वां प्रश्न है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बसती है, काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? क छेकानुप्रास, ख वृत्यानुप्रास, ग लाटानुप्रास या घ श्रुत्यानुप्रास। तो देखिए इसमें है तो ये आपका अनुप्रास अलंकार के ही उदाहरण सारे। तो यहाँ पर देखिए जो क है वर्ण की आवृत्ति 2 बार हो रही है, करुणा कलित, तो इसमें हो जाएगा छेकानुप्रास, तो हमारा ऑप्शन क बिल्कुल सही हो जाएगा। तो छेकानुप्रास में क्या होता है, किसी भी वर्ण की आवृत्ति केवल 2 बार होती है, जैसे यहाँ पर क की हो रही है। 96वां प्रश्न है, बिनु पदे चले सुने हो गए,
सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे, विधि नाना। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? क रूपक, ख विभावना, ग दृष्टांत या घ अतिशयोक्ति। तो देखिए यहाँ पर सारी चीजें अलग टाइप की दिख रही होंगी आपको। बिनु पदे चले, सुने बिनु काना, तो ये है विभावना। 97वां प्रश्न है 97। चित्र तुरंग न्याय का आश्रय लेकर रससूत्र की व्याख्या किसने की? ग आचार्य भरत, घ भट्ट लोलट, ग अभिनव गुप्त या घ शंकुक। तो जो 97 है इसका हो जाएगा ऑप्शन घ शंकुक। तो शंकुक ये आपके अनुमितिवाद है इनका सिद्धांत, ये भी ध्यान दीजिएगा। 98वां प्रश्न है 98। किस उपन्यास का नायक बलिया जनपद है? क बीच की दीवार, ख इन्हीं हथियारों से, ग खुदीराम या घ तमस। तो देखिए ये है आपका उपन्यास ख इन्हीं हथियारों से। अगला प्रश्न है 99। विचार विधि में किसके निबंध संग्रहित हैं? क रामचंद्र शुक्ल, ख महावीर प्रसाद द्विवेदी, ग विद्या निवास मिश्र या घ हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो विचार विधि में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध संग्रहित। अगला प्रश्न है 100वां। भूषण बिनु न बिराजई, कविता वनिता मित्र। ये किसकी पंक्ति है? क चिंतामणि, ख केशवदास, ग देव या घ मतीराम। तो देखिए ये जो पंक्ति है वो है केशवदास जी की। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, केवल आपके जो एलटी भर्ती परीक्षा है उसके अभ्यास के लिए। तो उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। तो फ्रेंड्स साथ ही अगर आपको इसी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप मुझसे ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी भी प्रश्न से संबंधित कोई सुझाव हो, कहीं पर अगर कोई मिस्टेक हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो चलिए मैं आने वाले समय में और भी आपके लिए मॉक टेस्ट लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।